और अगर आप एक डेवलपर हो, आप इन और आउट्स के बारे में सॉफ्टवेयर के पूरी तरीके से जानते हो, हेल्प ऑफ एआई की मदद से आप कैसे अपना कोई टूल बना सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे एआई की मदद से मैंने एक प्रॉपर टूल बनाया हुआ है। क्योंकि जब आप बात करते हो एआई की और एआई को आप जस्ट ब्लाइंडली कमांड देते हो तो उसके पीछे वो बहुत सारे प्रोसेसिंग करता है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप एक डेवलपर नहीं हो, आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से आर्किटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो कई बार वो गैप्स देखने को हमें मिलती है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ एआई, विद द हेल्प ऑफ टूल्स, हम कैसे इस तरीके के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये टूल है क्या और ये कैसे काम करता है, राइट। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे मार्केट में कोडिंग प्लेटफॉर्म जिसमें आप क्या कर सकते हो कि कोड लिखते हो और उसको टेस्ट करते हो, राइट। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टूल बनाने की कोशिश किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टूल है जिसमें मैंने 40 और 50 तरीके के क्वेश्चन डाले हुए हैं। लेकिन जब मैं बात करूँगा सॉफ्टवेयर बनाने की तो कैसे इस तरीके के टूल्स को बनाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी प्रॉब्लम पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप सीधा लैंड कर जाओगे इसके क्वेश्चन वाले पेज पे, जहाँ पे एक साइड तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि क्या आपका रिक्वायरमेंट है, राइट, क्या इनपुट आएंगे, क्या आउटपुट्स आएंगे, क्या कंस्ट्रेंट है और किस तरीके के प्रॉब्लम्स के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके लैंग्वेज के सपोर्टेड हैं और यहाँ पे हमें एडिटर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेस्ट केसेस और कंसोल दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप लॉगिन हो, रन बटन दबाते हो तो सीधा आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आप सिंपली सबसे पहले तो आप लॉगिन करते हो, उसके बाद यहाँ पे आप इसको रन करते हो। जैसे आपने लॉगिन किया था यहाँ पे देख सकते हो कि ऑटो सेव भी हो चुका है। उसके साथ जैसे ही आप रन करते हो तो ये एग्जीक्यूट होता है, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमें कंसोल के ऊपर भी जो आउटपुट रिटर्न हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हमारे पास ये आउटपुट के जो टेस्ट केसेस है वो फेल हो चुके हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आउटपुट हमें देखने को नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरीके के टूल्स को बनाते कैसे हैं, डिज़ाइन कैसे किया मैंने, कैसे इसको यूजिंग द बीमैट टूल पूरा का पूरा फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया, एक एक चीज़ को स्ट्रक्चर तरीके से बनाया, वो मैं बात करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैं एक एंटी ग्रेविटी जो कि एक गूगल के द्वारा बनाया गया एडिटर है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ और इसके ज़रिए मैं एक बेसिकली ब्रीफ आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि मैंने ये टूल को कैसे बनाया, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये टूल उतना सिंपल टूल नहीं है जितना आपको लगता है। और अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू इन चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके आपका मॉडल हेलुसिनेट करने लगता है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होने लगता है, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड हो जाते हैं, बहुत सारी फीचर फंक्शनैलिटी हो जाती है, तो उसके बाद अगर आप वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से इसको एग्जीक्यूट नहीं करते हो तो वो ब्रेक करने लगता है, एक एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाता है कई बार आपका एजेंट। उसके साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि वो डिफरेंट मॉडल, डिफरेंट आर्किटेक्चर के थ्रू ही वो कोड लिखना एग्जीक्यूट करने लगेगा, एक अजम्पशंस के बेसिस पे वो कोड लिखना शुरू कर देगा। तो इन चीज़ों को मैंने सॉल्व किया यूजिंग बीमैड। बीमैड एक बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप इसको ब्राउज़र पे देखते हो सिंपली और सर्च करते हो बीमैड, राइट, तो बीमैड मेथड करके एक टूल है, राइट। ये एक टूल, इस टूल की मदद से आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो कर सकते हो, राइट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल नहीं जानते तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब यही होता है कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने जाते हो तो सबसे पहले तो उसको एनालाइज किया जाता है, राइट। उसके बाद उसका आर्किटेक्चर डिसाइड किया जाता है कि क्या आर्किटेक्चर होगा, कैसी चीज़ें बनेंगी, राइट। उसके बाद उस प्रोजेक्ट के ऊपर स्प्रिंट बनते हैं, एपिक्स बनते हैं, स्टोरीज बनती हैं, राइट, ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसके बाद डेवलपर्स इन एपिक्स और स्टोरी के ऊपर काम करते हैं। इन स्टोरी और एपिक के ऊपर जब डेवलपर काम करते हैं उसके बाद हमारा टेस्टिंग फेज़ होता है, टेस्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है, जो एपिक में और स्टोरीज़ में रिक्वायरमेंट लिखी हुई हैं, क्या डेवलपर ने उसके अकॉर्डिंग कोड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है।
तो ये इंटायर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर मैं बात करूं, इस चीज़ों को प्लान करता है हमारा बीमैड मेथड। बीमैड मेथड क्या करता है कि एक एक चीज़ को, एक एक इम्प्लीमेंटेशंस को हमारे पास डॉक्यूमेंट करता है, राइट। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक architecture.md फाइल है। architecture.md फाइल क्या करता है कि आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के हाई लेवल आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे कि मेरा प्राइमरी टेक स्टैक क्या है, Next.js वगैरह, राइट। मैंने कौन सा डेटाबेस यूज़ किया हुआ है, उसके साथ साथ मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर क्या हैं, उसके साथ साथ मैं टेबल में कौन सा नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर रहा हूँ, कॉलम्स क्या रहेंगे, एपीआई किस तरीके से डिसाइड होंगे, ये पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है, जो पैटर्न्स हैं, राइट, हमारे कोड के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, ये एवरीथिंग यहाँ पे architecture.md फाइल में लिखा हुआ है, राइट। इसको लिखने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको लिखने से होता क्या है कि जब आप प्रोजेक्ट में आगे बढ़ते जाते हो, जब आप प्रोजेक्ट में बहुत सारे फीचर्स लिखते जाते हो, बहुत सारे कोड लिखते जाते हो या लिखवाते जाते हो विद द हेल्प ऑफ एआई, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता क्या है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड होते हैं, जब बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है एआई का, तो एआई ओवरवेल्म्ड हो जाता है, बिकॉज एआई का एक अपना कॉन्टेक्स्ट विंडो है, राइट। एआई एक अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो के हिसाब से ही काम करता है। तो अगर आपके पास वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से आर्किटेक्चर लिखे हुए हैं, एपिक्स लिखे हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन की स्टोरीज लिखी हुई हैं, तो यह क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ बीमैड ये पर्टिकुलर स्टोरी को, पर्टिकुलर एपिक को, या फिर आप कह सकते हो कि आर्किटेक्चर को पिक करता है जब उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, जब वो कॉन्टेक्स्ट लूज़ कर जाता है तो, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफैक्ट के अंदर भी बहुत सारे फाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये जो फाइल्स हैं ये सारे जो स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो स्टोरीज़ हैं उसको डिनोट करती हैं। ये सारी चीज़ें हम करते कैसे हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में आइडिया लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने यहाँ पे कैसे इसको बनाया हुआ है, राइट। तो मैं अभी एंटी ग्रेविटी एक टूल है गूगल का, उसके अंदर हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गूगल इस टूल में, यानी ये जो एडिटर है इसके अंदर बहुत ही प्रीमियम मॉडल्स जो होते हैं वो हमें देता है, राइट। जैसे क्लॉड सोनेट, क्लॉड ओपस, जेमिनी वगैरह। तो जब आप प्रीमियम मॉडल के साथ ही काम करोगे तभी आप एक प्लान्ड तरीके से, एक स्ट्रक्चर तरीके से आप अपने कोड को जनरेट करवा पाओगे, राइट। बहुत सारे फ्री मॉडल्स भी हैं, फ्री मॉडल की मदद से भी चीज़ों को आप कर सकते हो, लेकिन जो प्लान्ड मॉडल है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फ्री मॉडल, राइट। तो जब भी आप इस तरह के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप एक प्रीमियम मॉडल के साथ काम करो, एक प्रीमियम मॉडल के साथ आगे बढ़ो इंस्टेड ऑफ फ्री मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे मॉडल ऑलरेडी लगे हुए हैं, जेमिनी 3 फ्लैश, क्लॉड सोनेट। तो आप किसी भी मॉडल को चूज़ कर सकते हो, बिकॉज सारे मॉडल बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं, राइट। अब मैं बात करता हूँ बीमैड मेथड के बारे में। तो जब भी आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जाते हो तो आपके पास कुछ पर्सोनाज होते हैं, राइट। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो ऑर्गेनाइजेशंस में भी अगर एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके अंदर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट एक हाई लेवल पर डिसीजन तैयार करता है, आर्किटेक्चर बनाता है, टेक स्टैक क्या होगा, किस तरीके के एंड पॉइंट्स होंगे, क्या कौन कौन से पेजेस होंगे, राइट, किस तरीके से वो पेजेस पे काम करेंगे, क्या फ्लो होगा आपके एप्लीकेशंस का, बैकएंड का स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, स्कीमास क्या होंगे डेटाबेस के अंदर, ये सारी चीज़ें जो बनती हैं वो एक आर्किटेक्ट बनाता है। यानी एक सीनियर डेवलपर या सीनियर इंजीनियर्स होते हैं जो आर्किटेक्ट का रोल प्ले करते हैं, वो सारे जो काम्स हैं वो संभालते हैं, ये करते हैं, राइट। उसके बाद एपिक बनते हैं, स्प्रिंट्स तैयार होते हैं, जीरा बनते हैं, राइट। इस तरीके से आप देखते होगे कि आप लाइफ साइकिल फॉलो करते हो, राइट। सेम पर्सोनास को एज अ एजेंट को भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीमैड। बीमैड क्या है, यहाँ पे डिफरेंट पर्सोनाज हैं, राइट। पर्सोनाज क्या होते हैं, पर्सोना आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरीके का गाइडेंस है एआई के लिए, एक तरीके का इंस्ट्रक्शंस है एआई के लिए। तो आप जिस पर्सोना के साथ काम करते हो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के साथ वो आपके इन्फॉर्मेशन को या आपकी रिक्वायरमेंट को प्रोसेस करता है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप स्लैश यूज़ करोगे, तो स्लैश यूज़ करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट तरीके के यहाँ पे पर्सोनाज हमें देखने को मिलते हैं, राइट। अगर मैं लिखूँ आर्किटेक्ट तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके के पर्सोनाज हमें देखने को मिल रहे हैं।
और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट आर्किटेक्चर का एक पर्सोना है, राइट। अब ये जो क्रिएट आर्किटेक्चर का पर्सोना है ये आर्किटेक्ट का पर्सोना है, और जब हम अपने हाई लेवल पे चीज़ों को बताते हैं, यानी अगर हम आप डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हैं और हाई लेवल पे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो यहाँ पे हमें आर्किटेक्चर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये पर्सोना क्या करता है, ये पर्सोना बीमैड आउटपुट के अंदर प्लानिंग आर्टिफैक्ट के अंदर architecture.md के अंदर चेंज करता है, यानी राइट करता है नया आर्किटेक्चर या कुछ चेंज हुए आर्किटेक्चर में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करता है, राइट। अब जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आर्किटेक्चर भी मैंने इसी से बनवाया है, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है इसको मैंने बताया, उसके बिहाफ पे मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा जो आर्किटेक्चर है वो बनवाया हुआ है, राइट। अब मेरा यहाँ पे सजेशन है कि जब आप इस तरीके से काम करते हो, जब आप अलग अलग पर्सोनास के हिसाब से काम करते हो, तो फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अजम्पशंस के बेसिस पे, राइट। या कई बार होता है कि कई चीज़ें जो डिटेल चीज़ें हैं वो मिस हो जाती हैं, तो कई बार आपको रिव्यू करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है, राइट। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता होता है कि फ्यूचर में ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पे ऐड अभी न करूँ तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। क्योंकि आपकी प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ पूरी की तरह आप रिलाई कर रहे हो एआई पे। पूरी तरीके से एआई पे रिलाई करने की बजाय आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग और प्लानिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आप एआई के थ्रू प्रोजेक्ट लिखवा रहे हो, काम करवा रहे हो, तो आपका वेल प्लान्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज होगा क्या कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके एआई हेलुसिनेट करने लगेगा, आपके प्लान्स पूरे तरीके से फेल हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे मतलब कोड जनरेट हो जाएंगे, प्रोजेक्ट स्लो हो जाएगा, या फिर आप बग फिक्स ही करते रह जाएंगे, क्योंकि आपने प्लान नहीं किया, एआई के भरोसे सारी चीज़ें करते जा रहे हो। तो जितना वेल प्लान्ड आपका प्रोजेक्ट होगा, आपके जितने वेल प्लान्ड डिसीजन होंगे, राइट, उतने अच्छे आप एआई से काम करवा सकते हो। यहाँ पे जो मैं architecture.md, एपिक और ये जो सारे फाइल्स की बात कर रहा हूँ, ये एआई के लिए है, न कि आपके लिए, राइट। आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या एआई इन फाइल्स में करेक्ट इन्फॉर्मेशंस को जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये आपको रिव्यू करना है। आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये आपके रिव्यू करना है, राइट। इस तरीके से आप ब्लाइंडली नहीं जा सकते कि आर्किटेक्चर भी पूरा का पूरा एआई ही बनाए और कोड भी एआई ही लिखे, राइट। क्योंकि एआई जब आर्किटेक्चर बनाएगा तो वो अपने अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर बनाएगा, ठीक है। लेकिन आपका वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपका आर्किटेक्चर रेडी होगा, जब आप एक प्रॉपर पीआरडी आपने लिखवा लिया होगा, पीआरडी के लिए भी यहाँ पे हमारे पास मेथड्स हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पीआरडी लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बीमैड का पीआरडी का पर्सोना है, इसके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट पीआरडी भी लिखवा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे जनरेट करा कर रखी हुई हैं, राइट। यूआई यूएक्स के डिज़ाइन के क्या मतलब किस तरीके से यूआई यूएक्स डिज़ाइन होगा मेरा, राइट। डिज़ाइन स्ट्रैटेजी क्या होगी, कौन से यूआई लाइब्रेरी यूज़ करना है, राइट। किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस रखना है, राइट। ये सारी चीज़ें, कौन सा थीम यूज़ करना है, राइट। ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जनरेट करवा के यहाँ पर रखा हुआ है, और जिसके कारण जब एआई के थ्रू मैं कोड लिखवाता हूँ, जब एआई के थ्रू मैं चीज़ें हैंडल करता हूँ, तो इन इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे, इन कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे हर बार एआई करेक्ट कोड जनरेट कराता है, राइट। क्योंकि एआई को जितना स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट होगा आपके प्रोजेक्ट का, जितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा आपके प्रोजेक्ट का, उसके अकॉर्डिंग एआई अपना वर्क परफॉर्म करेगा, राइट। अदरवाइज हर बार वो एक नई एनालॉजी, एक नए इन्फॉर्मेशंस या एक नए अजम्पशंस के बेसिस पे वो कोड जनरेट करेगा, राइट। जो कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके कारण प्रोजेक्ट में इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगी, प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं होगा, कभी कुछ जनरेट कर पाएगा, राइट। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे हर एक पर्टिकुलर स्टोरी के अकॉर्डिंग ये फाइल जनरेट कराए हुए हैं, राइट। एक जो स्टोरी है उसमें एक पॉइंट ऑफ काम को आप हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस स्टोरी जो कि प्रॉब्लम लिस्टिंग पेज की एक स्टोरी है, इसके अंदर मैंने प्रॉपर डिसाइड किया हुआ है कि क्या हमारा रिक्वायरमेंट है, राइट। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है,
टास्क कौन कौन से करना है, कॉन्टेक्स्ट, आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब ये जो आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट है, एआई जो आर्किटेक्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको पढ़ने के बाद ये आर्किटेक्चर को भी पढ़ लेता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, राइट। अगर एक बार उसने आर्किटेक्चर को लोड कर लिया है तो वो लोड नहीं करेगा, लेकिन नई चैट में अगर आप नया स्टोरी को बिल्ड करते हैं या डेव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो आर्किटेक्चर को भी लोड कर लेता है, ताकि उसको एक आर्किटेक्चर का फुल एंड फाइनल आइडिया रहे। तो अगर मैं यहाँ पे एपिक एंड स्टोरी करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एपिक एंड स्टोरी का पर्सोना अवेलेबल है, राइट। अब एपिक एंड स्टोरी जब हम करके अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं तो वो आर्किटेक्चर को भी लोड करता है, पीछे आपके पीआरडी को पढ़ेगा, आपके यूआई गाइडलाइंस को पढ़ेगा, राइट। उसके बिहाफ पे वो ये फाइल जनरेट करेगा, राइट। जब ये फाइल जनरेट हो गया तब आप डेवलपमेंट फेज में जाते हो, राइट। तो जब भी आप इस तरीके के आर्किटेक्चर, इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफैक्ट जनरेट कराते हो तो मेक श्योर ये करना ही होगा कि ये जो जनरेट हो रहा है वो क्या मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि कई चीज़ें आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं आ रही होंगी, राइट। तो इस तरीके से आपका प्रॉपर प्लानिंग और रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एआई के थ्रू पूरा का पूरा काम करवाना चाहते हो तो, राइट। तो इस तरीके से मैंने जो भी फाइल यहाँ पे जनरेट किए रहे हुए हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो सारी चीज़ें प्लान्ड तरीके से रिव्यू कर करके रखा हुआ है, राइट। इसको मैं अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कई बार मैंने चेंज भी किया हुआ है, कई इंस्ट्रक्शंस मैंने ऐड भी किए हुए हैं अगर वो नहीं जनरेट कर पा रहा है तो, राइट। कई एजम्पशंस के बेसिस पे जो एक्स्ट्रा लाइंस जनरेट हो जाते हैं या एक्स्ट्रा चीज़ें वो जनरेट कर देता है उसको मैंने कई जगह डिलीट भी करा हुआ है, राइट। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजिकली तरीके से एआई को गाइड कर सकते हो, एक पिन पॉइंट तरीके से गाइड कर सकते हो कि हमें क्या चाहिए, राइट, इंस्टेड ऑफ एआई क्या सोच रहा है या एआई के अपने जम्पशंस क्या हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफैक्ट मैंने जनरेट किया हुआ है और अलग अलग स्टोरी पॉइंट्स यहाँ पे बने हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे स्प्रिंट स्टेटस भी हमें देखने को मिलता है, राइट। इसके अकॉर्डिंग जो एआई है यूजिंग द वीमैड ट्रैक कर पाता है कि कौन सी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, कौन सा चीज़ें बैकलॉग में पड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ें रिव्यू करने की ज़रूरत है, राइट। और ये सारे जो पर्सोनाज हैं वो इनको एक्सेस करके फॉर एग्जांपल आप स्टोरी पॉइंट 3.1 के साथ काम कर रहे हो तो इस स्टोरी पॉइंट के अकॉर्डिंग वो स्टेटस को ट्रैक करते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर एक स्प्रिंट प्लानिंग ही है। अगर आप देखो तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप समझ सकते हो कि ये स्प्रिंट क्या चीज़ होती हैं और प्लानिंग कैसे करते हैं, राइट। यहाँ पे अलग अलग पर्सोनाज हैं और ये जो पर्सोना है ये काम करता है, प्लान जनरेट करता है, ये आर्टिफैक्ट जनरेट करता है, ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन जनरेट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक डेव करके भी पर्सोना है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डेव तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेव स्टोरी करके पर्सोना है। अब ये जो पर्सोना है ये क्या करता है कि इस इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफैक्ट में जाता है। जो भी आप यहाँ पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा डेव स्टोरी को एग्जीक्यूट करना है, फॉर एग्जांपल आपको करना है 7-1 को, तो 7-1 यहाँ पे आप लिख दो कि दिस इज़ माय रिक्वायरमेंट, दिस इज 7-1 स्टोरी और इसको आप इम्प्लीमेंट करो। तो बेस्ड अपॉन जो ये स्टोरी है जो कि एक ब्लॉग लिस्टिंग पेज का स्टोरी है, इसके अकॉर्डिंग आपके प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट को समझेगा, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये कोड लिखना शुरू करता है, राइट। तो इस तरीके से अगर आप प्लान करके अपने प्रोजेक्ट को बनाते हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा भी हो जाता है, आपके कॉन्टेक्स्ट प्रोजेक्ट के बहुत बड़े भी हो जाते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वीमैड आउटपुट ने जनरेट किए हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, राइट। क्योंकि इनिशियली तो एआई बहुत ही अच्छे तरीके से कोड जनरेट करता है, उसके पास बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं ऑलरेडी, राइट। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट के साइज़ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कोड बढ़ते जाते हैं, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है कि केवल कॉन्टेक्स्ट लोड करना ही अपने आप में बड़ी चीज़ हो जाती है एआई के लिए, राइट। एआई बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट लोड करता है इंस्टेड ऑफ हाई लेवल ओवरव्यू जानने के अकॉर्डिंग, राइट। तो इसलिए आप प्लान तरीके से अपने कोड को लिखते हैं, प्रोजेक्ट को बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कम से कम एरर देखने को मिलेंगे, राइट। कम से कम चीज़ें फटेगी, कम से कम फिक्सेस करने पड़ेंगे, क्योंकि एआई के पास बहुत ही हाई लेवल के लो लेवल सारे कॉन्सेप्ट होंगे, सारे कॉन्टेक्स्ट होंगे,
राइट, क्योंकि AI इज़ ऑल अबाउट कॉन्टेक्स्ट। अभी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन AI की यही है कि हमारे पास कम कॉन्टेक्स्ट विंडो होते हैं, राइट। एक लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो है और इसी लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो के ऊपर ही ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना होता है, राइट। लेकिन अगर आपके पास प्लान्ड है, अगर आपके पास आर्टिफैक्ट्स जनरेटेड हैं, राइट, अगर आपके पास वेल डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, तो AI को बहुत अच्छी तरीके से हेल्प मिलता है, न केवल कोड जनरेट करने के लिए बल्कि मेंटेन करने के लिए भी, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं चलता हूँ आइटरेट फोल्डर के अंदर, जो कि लास्ट मैंने अभी जनरेट किया हुआ है ब्लॉक सेक्शन को, राइट। तो यहाँ पे मैं करूँ npm run dev, और अगर मैं आपको ब्राउज़र पे ले जाऊँ सिंपली, और यहाँ पे मैं करूँ लोकल होस्ट 3000, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो आई थिंक रन हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ब्लॉक सेक्शन है वो मैंने बाद में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन आप ये भी देख सकते हो कि ब्लॉक सेक्शन के अंदर भी ये सारी चीज़ें थीम को फॉलो कर रहा है, राइट। अगर मैं सिंपली यहाँ पे ब्लॉक को ओपन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थीम को फॉलो कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेंटेन कर सकते हो यूजिंग द VMAD मेथड, ठीक है। आई होप आपको आइडिया लगा होगा, आपको VMAD के बारे में समझ आया होगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई होगी कि कैसे हम VMAD की मदद से एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। फिलहाल तो ये लोकल होस्ट का दिख रहा है, यहाँ पे आप जा सकते हो iterate.io और इसके ऊपर आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने अभी कुल मिला के आई थिंक 50 क्वेश्चंस डाले हुए हैं, राइट। हर पेजेस पे 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जाके अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, राइट। बता सकते हो कि इसमें क्या और नई आनी चाहिए और क्या मतलब नया क्वेश्चन ऐड होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे इसी में मैं एक पोर्टल भी लॉन्च करने वाला हूँ जहाँ पे आप क्वेश्चंस का सबमिशंस भी दे सकते हो, राइट। तो आप चाहो अगर आप अपना क्वेश्चंस बना सकते हो तो आप बना सकते हो, शेयर कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो। मैं उसको रिव्यू करूँगा, देन वो चीज़ें यहाँ पे पब्लिक हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि कैसे हम यूजिंग द VMAD मेथड चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, बनाते हैं, राइट। और फ्यूचर में आप जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कर रहे हो, जब आपके पास कोई नया आइडिया हो, प्रॉपर प्लान्ड हो, तो आप VMAD मेथड को यूज़ करो, एंटी ग्रेविटी को यूज़ करो। एंटी ग्रेविटी बहुत ही प्रीमियम मॉडल अभी फ्री में बिल्कुल ही दे रहा है, तो ये एडिटर यूज़ करो, VMAD मेथड यूज़ करो और अपना कोई भी प्रोजेक्ट, POCs प्रोजेक्ट भी आप बनवा सकते हो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।